हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड को। विक्टोरियन पीरियड यानी कि क्वीन विक्टोरिया के शासन काल के दौरान इंग्लिश लिटरेचर में किस किस तरीके के परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस वहाँ के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिटरेचर पर क्या क्या इफेक्ट रहे, उन सारी चीज़ों को विक्टोरियन पीरियड के अंदर डिस्कस किया जाता है कि लिटरेचर में इसका क्या प्रभाव रहा। 1837 से 1901 के बीच का माना गया है ये एरा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। लिटरेचर का इसे गोल्डन एज भी कहते हैं कुछ लोग। हालांकि शुरुआती समय में कुछ समय के लिए लिटरेचर इतना विकसित नहीं हो पाया, पर धीरे धीरे लिटरेचर में प्रोज साइड में और नॉवेल्स में जो इम्प्रूवमेंट आया वो देखने लायक था, और बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स इस समय में आए जो कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को उठा करके हमारे सामने रखते या एक पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करते हुए फिर अपनी कहानी को प्रस्तुत करते। तो देखते हैं हमारे नोट्स को। द विक्टोरियन पीरियड इन 1837 1837 में विक्टोरिया बिकेम क्वीन, विक्टोरिया क्वीन बनी। इंग्लिश लिटरेचर एंटर्ड अपॉन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ लीन ईयर्स, थोड़े से कमजोर वर्षों में प्रवेश किया इंग्लिश लिटरेचर ने। देयर वॉज नो होप ऑफ फिलिंग द प्लेस ऑफ शेली, कीट्स एंड बायरन लाइक पोइट्स। शेली, कीट्स और बायरन जैसे कवियों की जगह भरने का कोई उम्मीद नहीं रही थी। एज वर्ड्सवर्थ कमेंटेड, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने तो कमेंट भी किया इस एरा पर। क्या कमेंट किया? लाइक क्लाउड्स, जैसे बादल होते हैं, दैट रेक द माउंटेन समिट्स, वो बादल जो कि पहाड़ के शिखर से टकराते हैं, और वेव्स या लहरें दैट ऑन नो कर्बिंग हैंड, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हाउ फास्ट हैज ब्रदर फॉलोड ब्रदर, एक आर्टिस्ट या एक लिटरेरी आर्टिस्ट दूसरे लिटरेरी आर्टिस्ट के पीछे पीछे चला जा रहा था। फ्रॉम सनशाइन टू द सनलेस लैंड, सूरज की रोशनी से सूरज रहित धरती पर। यानी कि इस समय में शुरुआती समय कुछ इस तरीके का था जबकि लिटरेचर में ऐसा कोई विशिष्ट परिवर्तन या एक विशिष्ट समय नजर नहीं आ रहा था। एमिड द मल्टीट्यूड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ दिस ग्रेट एज, इस युग में कई सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस रही। उनके बीच में फोर थिंग्स स्टैंड आउट क्लियरली, चार चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रही जिनका प्रभाव लिटरेचर पर भी निश्चित रूप से पड़ा। पहला, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का प्रभाव क्या रहा? डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लोग प्रजातंत्र को अपनाने लगे थे, हर राष्ट्र में प्रजातंत्र अपनाया जा रहा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का महत्व बढ़ने लगा था। देखिएगा, डेमोक्रेसी बिकम एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द डे। उस समय इस समय में डेमोक्रेसी जो है महत्वपूर्ण हो गई। पर्सनल गवर्नमेंट एंड डिवाइन राइट्स ऑफ रूलर्स, अब राजा के जो देवी अधिकार हुआ करते थे किसी समय में, ये माना जाता था राजा देवता के समान है, वो सब खत्म हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स बिकेम रूलिंग पावर, और कौन रूलिंग पावर बना? हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि संसद। और संसद में कौन होते हैं? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से जनता के हित को महत्व दिया जाने लगा डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष भी कई स्तरों पर पनप रहा था, लोगों में भेदभाव किया जाता था। एक बहुत कॉमन जो भेदभाव था इस समय का वो ये था कि जो अमीर या प्रतिष्ठित लोग होते थे केवल उन्हें वोटिंग का अधिकार था, मजदूर वर्ग को अधिकार नहीं था वोट देने का। परंतु फिर बाद में जब इनका विद्रोह बढ़ने लगा या इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू हुई की, तो फिर परिणाम ये हुआ कि इन्हें वोटिंग के अधिकार भी मिले। इस प्रकार इसके अलावा भी गरीब अमीर का भेद, शिक्षा के अधिकार, इन सब तरीके की चीज़ों पर जो असंतोष था वो मुखर होने लगा लोगों का, और लोगों ने विद्रोह किया तो उनको अधिकार मिलने शुरू हुए। सामाजिक असंतोष को कंट्रोल करने की भी इस समय में कोशिश की गई। इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का युग था। पॉपुलर एडुकेशन, सबको शिक्षा मिल रही थी। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ रही थी, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। ग्रोइंग ब्रदरहुड, लोगों में भाईचारे के भाव पनपने लगे थे। प्रोफाउंड सोशल अनरेस्ट, परंतु फिर भी इस समय में जरा जो भी बात अगर लोगों को बुरी लगती थी तो वो अपना विद्रोह प्रकट करते थे, समाज में असंतोष
बढ़ रहा था। स्लेव्स बिकेम फ्री इन 1833 और सामाजिक असंतोष का प्रभाव भी कहीं ना कहीं लिटरेचर पर भी आया। स्लेव्स फ्री हुए 1833 में, कौन से एक्ट के तहत? स्लेवरी एबोलिशन एक्ट के तहत। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉलोनीज जो थी उन्हें भी फ्री किया गया, वहाँ पर से भी स्लेव ऑर्डर हटाया गया। कॉलोनीज यानी कि जो ब्रिटेन ने जिन जिन राष्ट्रों को अपना गुलाम बना रखा था, वहाँ से भी स्लेव ऑर्डर को हटाने की व्यवस्था की गई, लॉ निकाले गए। थर्ड, द आइडियल ऑफ पीस, शांति का आदर्श। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, विदेशों से दोस्ताना संबंध विकसित किए गए, व्यापार व्यवसाय का विकास हुआ। मेड इट क्लियर, और इन सब से स्पष्ट हो गया दैट सोशल इक्वलिटी इज फॉर द होल रेस ऑफ मेन, कि सामाजिक समानता तो पूरी मानव जाति को चाहिए। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट आता है आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। द प्रोग्रेस इन आर्ट एंड साइंस इज रिमार्केबल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय रही। एंड ऑल्सो द मैकेनिकल इन्वेंशंस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले रहे, नोटिसेबल रहे। ऑल द ऑल द ऑल दीज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, और इन सब का प्रभाव लोगों पर भी पड़ा। मैकेनिकल इन्वेंशन 1800 में, आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही टेक्निकल एंड सोशल साइंटिफिक जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे थे, और उनका प्रभाव भी आर्ट और साइंस पर निश्चित रूप से पड़ ही रहा था। अब ये जो 4 फैक्टर्स रहे इस एज के, कि डेमोक्रेसी, सोशल अनरेस्ट, आइडियल ऑफ पीस, आर्ट एंड साइंसेस, इन चारों फैक्टर्स ने किस तरीके से लिटरेचर को प्रभावित किया, और इस समय के लिटरेचर के क्या प्रमुख चारित्रिक गुण रहे, अब हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज, एन एज ऑफ प्रोज, ये युग था प्रोज का युग। विक्टोरियन एज एम्ब्रेस द होल रियल्म ऑफ सेक्सन एंड नॉर्मन लाइफ। विक्टोरियन एज में सेक्सन और नॉर्मन लाइफ के सारे साम्राज्य को अपनाया गया। अब पहले तो ये समझे कि सेक्सन एंड नॉर्मन से क्या मतलब है। सेक्सन लाइफ एंड नॉर्मन लाइफ एक्चुअल में जब रोमन साम्राज्य का छिन्न भिन्न हुआ या नष्ट हुआ, तो उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स या कुछ लोग वहाँ से विस्थापित होकर के इंग्लैंड की ओर आए, और इन लोगों को नॉर्थ जर्मनी का माना गया था, और इन्हें सेक्सन कहा गया, एंग्लो सेक्सन कहा गया। और नॉर्मन कौन थे? नॉर्थ फ्रांस से विस्थापित होकर के आए हुए लोग, जिन्हें कि नॉर्मंडी पीपुल के नाम से भी जाना गया। तो इन लोगों का जो कल्चर था, जो सोसाइटी थी, इन जो लोगों का जो माहौल था, उसका प्रभाव भी लिटरेचर पर पूरी तरह से दिखा। ये घटना थी सेक्सन एंड नॉर्मन लाइफ वाली 5वीं 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के आसपास जो विस्थापन हुआ वो, और फिर किस तरीके से यहाँ इंग्लैंड की सोसाइटी को इन लोगों के तौर तरीकों ने, कल्चर ने, बिहेवियर ने प्रभावित किया, उसका प्रभाव भी लिटरेचर पर नजर आने लगा था। द स्ट्रेंथ एंड आइडियल्स ऑफ द वन, सेक्सन लाइफ का तो स्ट्रेंथ एंड आइडियल, एंड कल्चर एंड रिफाइनमेंट ऑफ द अदर, और दूसरे की संस्कृति और सभ्यता। दिस एज प्रोड्यूस्ड मेनी पोइट्स, इस युग ने कई कवियों को प्रस्तुत किया, बट इट वॉज एन एज ऑफ प्रोज, पर इस युग को प्रोज का युग कहा जा सकता है। द नॉवल वॉज रिटन इन अ लार्ज नंबर इन दिस एज, इसे नॉवेल्स का युग भी कहा जाता है, क्योंकि नॉवेल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखे गए। मॉरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य। द लिटरेचर बोथ इन प्रोज एंड इन पोइट्री सीम टू डिपार्ट फ्रॉम प्योरली आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड फॉर आर्ट्स सेक, कला की खातिर कला को फॉलो करने का जो लिटरेचर का सिद्धांत था आर्टिस्टिक वाला, वो अब खत्म हो गया था। बल्कि अब क्या होता था, आर्टिस्ट का उद्देश्य, एक उद्देश्य होता था मोरल वाला, नैतिक उद्देश्य से आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को लिखता था। टू बी एक्चुएटेड बाय अ डेफिनेट मॉरल पर्पस, हर कलाकृति का एक नैतिक उद्देश्य होता था। वेदर वी रीड फन एंड सेंटिमेंट ऑफ डिकिंस, चाहे हम डिकिंस की फन और सेंटिमेंट की कहानियाँ पढ़ें, द सोशल मिनिएचर ऑफ ठाकरे के सोशल मिनिएचर को पढ़ें, और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ जॉर्ज इलियट या जॉर्ज इलियट की साइकोलॉजिकल स्टडीज़ को पढ़ें। वी फाइंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस अ डेफिनेट पर्पस टू स्वीप अवे एरर, हर मामले में हमें गलतियों को दूर करने का एक उद्देश्य नजर आया, एंड टू रिवील द अंडरलाइंग ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसके द्वारा कि मानवीय जीवन की
छुपी हुई सच्चाइयों को प्रकट करने की कोशिश की गई। इट वॉज एन एज ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता का युग रहा ये। मॉरल पर्पस रहा लिटरेचर का। अब इस एज के कुछ नॉवलिस्ट्स के नाम देखिए। डिकिंस का नाम दिया गया है, ठाकरे का, और उसके अलावा जॉर्ज इलियट का। जॉर्ज इलियट के बारे में बता दूं, ये एक महिला थी, मैरियन एन इरेंस नाम था इनका रियल, परंतु पेन नेम के तौर पर इन्होंने जॉर्ज इलियट अपनाया था, क्योंकि इन्हें ये सही लगा कि एक पुरुष नाम से शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। आइडियलिज्म, आदर्शवाद। इट वॉज एन एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म। अच्छा, जॉर्ज इलियट के बारे में एक बात और बता दूं कि लिटरेचर के क्षेत्र में जो फेमिनिज्म आने लगा था, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं जॉर्ज इलियट के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जॉर्ज इलियट नाम अपनाया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुरुष लेखकों को शायद ज़्यादा अधिक सुविधाएं या स्वतंत्रता थी महिलाओं की तुलना में, तो इसी कारण से उन्होंने पुरुष नाम से लिखना शुरू किया था शायद। आइडियलिज्म पर आते हैं। आइडियलिज्म, आदर्शवाद। इट वॉज एन एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म। ये डाउट और पेसिमिज्म का युग था। इट इज स्पोकन ऑफ एज प्रोजेक्ट एज, इसे प्रोज का युग भी कहा गया। द ग्रेट एसेइस्ट लाइक मैकियावले, कार्लाइल, रस्किन एंड द ग्रेट नॉवलिस्ट लाइक डिकिंस, ठाकरे, जॉर्ज इलियट जनरली लीव अस विद अ लार्जर चैरिटी। इन सब ने हमें एक बहुत अच्छी उदारता की भावना के साथ छोड़ा, एंड विद अ डीपर फेथ इन अवर ह्यूमैनिटी, और इन्होंने हमारे अंदर एक गहरा विश्वास जागृत किया मानवता को लेकर के। इन ब्रीफ, विक्टोरियन एज वाज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट इंस्पायरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। संक्षेप में कहें तो इस दुनिया के इतिहास में विक्टोरियन एज सबसे ज़्यादा नोबल और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज, इसे हम कह सकते हैं गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर हमारा ये जो नोट है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। विक्टोरियन एज से रिलेटेड बेसिक जानकारी मैंने इसमें डाल दी है। बीए फाइनल ईयर वाले बच्चों के कोर्स में है ये विक्टोरियन एज। इसके अलावा प्रेजेंट एज, विक्टोरियन एज मैंने आज आप लोगों को डाल दिया है। कोशिश करूँगी कि प्रेजेंट एज भी जल्दी से जल्दी डाल सकूँ। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।